डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम डॉबना पील कलाम हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। वे एक गैरराजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, फिर भी विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण इतने लोकप्रिय रहे कि देश ने उन्हें सिर माथे पर उठा लिया तथा सर्वोच्च पद पर आसीन कर दिया। एक वैज्ञानिक का राष्ट्रपति पद पर पहुंचना पूरे विज्ञान जगत के लिए सम्मान तथा प्रतिष्ठा की बात थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए दूसरे क्षेत्रों में भी सब कुछ आसान और सहज हो जाता है। डॉक्टर कलाम इस बात को चरितार्थ करते हैं। भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने तथा मिसाइल क्षमता प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर कलाम को जाता है। उनके द्वारा सफलतापूर्वक विकसित अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है। डॉक्टर कलाम अविवाहित नागरिक हैं और इनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि वह सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते हैं। वे एक ऐसे सर्वस्वीकार्य भारतीय हैं जो देश के सभी वर्गों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से होकर देश का प्रथम नागरिक बनना कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक जीवित प्रणेता की सत्य कथा है। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना सरल नहीं है। वेशभूषा, बोलचाल के लहजे, अच्छे खासे सरकारी आवास को छोड़कर हॉस्टल का सादगीपूर्ण जीवन, ये बातें उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक सम्मोहक प्रभाव छोड़ती हैं। डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश के विकास और युवा मस्तिष्कों को प्रज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ साथ वे पर्यावरण की चिंता भी खूब करते हैं। साहित्य में रुचि रखते हैं, कविता लिखते हैं, वीणा बजाते हैं तथा अध्यात्म से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कलाम में अपने काम के प्रति जबरदस्त दीवानगी है। उनके लिए कोई भी समय काम का समय होता है। वह अपना अधिकांश समय कार्यालय में बिताते हैं। देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में डॉक्टर कलाम की सक्रियता तथा स्फूर्ति काबिले तारीफ है। ऊर्जा का ऐसा प्रवाह केवल गहरी प्रतिबद्धता तथा समर्पण से ही आ सकता है। डॉक्टर कलाम खानपान में पूर्णतः शाकाहारी व्यक्ति हैं। वे मदिरापान से बिल्कुल परहेज करते हैं। उनका निजी जीवन अनुकरणीय है। डॉक्टर कलाम की याददाश्त बहुत तेज है। वे घटनाओं तथा बातों को याद रखते हैं। डॉक्टर कलाम का बचपन। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। इनकी मां आशियम्मा उनके जीवन की आदर्श थी। वे लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य बना था तथा रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर से महज 10 मिनट की दूरी पर स्थित मस्जिद वाली गली में था। इनके पिताजी एक स्थानीय ठेकेदार के साथ मिलकर लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम करते थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोटी ले जाती थी। डॉक्टर कलाम को अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन तथा मां से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद आगे की स्कूली शिक्षा इन्होंने रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल से प्राप्त की। उनके शिक्षक अयादुरस सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख बातों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और आशा। इसलिए श्वार्ट्स हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र थे। इन्होंने आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों इन्हें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में जानकारी तो थी नहीं, इसलिए इन्होंने सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में BSc में दाखिला ले लिया। BSc पूरा करने के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि भौतिकी उनका बहुत प्रिय विषय नहीं है, इसलिए उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। फिर उन्होंने दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए मशहूर एक विशेष संस्थान मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला ले लिया। MIT में उड़ान संबंधी मशीनों की विभिन्न कार्यप्रणालियों को समझाने के लिए नमूने के तौर पर रखे गए 2 विमानों ने इन्हें काफी आकर्षित किया। इन्होंने पहला साल पूरा करने के बाद वैमानिकी यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपने विशेष विषय के रूप में चुना। स्नातक के बाद वे MIT से एक प्रशिक्षु के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बंगलौर चले गए।
वहां इन्होंने टीम के एक सदस्य के रूप में विमान के इंजनों के अनुरक्षण पर काम किया। यहां इन्होंने दोनों तरह के इंजनों, पिस्टन इंजन तथा टरबाइन इंजन पर काम किया। इसके साथ ही उन्होंने रेडियल इंजन तथा ड्रम ऑपरेशनों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। वैमानिकी इंजीनियर बन करियर की हुई शुरुआत। जब वे HAL से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकले तो इनके पास नौकरी के दो बड़े अवसर थे। ये दोनों ही उनके बरसों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का था। उन्होंने दोनों जगहों पर साक्षात्कार दिया। वे रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में चुन लिए गए। सन 1958 में इन्होंने 250 रुपये के मूल वेतन पर निदेशालय के तकनीकी केंद्र उड्डयन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। निदेशालय में नौकरी के पहले साल के दौरान इन्होंने ऑफिसर इंचार्ज आर वरदराजन की मदद से एक अल्ट्रासोनिक लक्ष्यभेदी विमान का डिजाइन तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। विमानों के रख रखाव का अनुभव हासिल करने के लिए इन्हें एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट कानपुर भेजा गया। उस समय वहां MK-1 विमान के परीक्षण का काम चल रहा था। इसकी कार्यप्रणालियों के मूल्यांकन को पूरा करने के काम में इन्होंने भी हिस्सा लिया। वापस आने पर इन्हें बंगलौर में स्थापित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में भेज दिया गया। यहां ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन के रूप में स्वदेशी होवरक्राफ्ट का डिजाइन तथा विकास करने के लिए एक टीम बनाई गई। वैज्ञानिक सहायक के स्तर पर इसमें 4 लोग शामिल थे, जिसका नेतृत्व करने का कार्यभार निदेशक डॉक्टर O.P. मेदिरत्ता ने डॉक्टर कलाम पर सौंपा। उड़ान में इंजीनियरिंग मॉडल शुरू करने के लिए इन्हें 3 साल का वक्त दिया गया। भगवान शिव के वाहन के प्रतीक रूप में इस होवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। डॉक्टर कलाम के जीवन में मील के पत्थर। कालांतर में इन्हें इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। उनका साक्षात्कार अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद लिया। इस साक्षात्कार के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर के पद पर उन्हें चुन लिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में इनका काम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर केंद्र में काम शुरू किया। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने केरल में त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा नामक स्थान पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। थुम्बा को इस केंद्र के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना गया था, क्योंकि यह स्थान पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के सबसे करीब था। उसके बाद शीघ्र ही डॉक्टर कलाम को रॉकेट प्रक्षेपण से जुड़ी तकनीकी बातों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा भेजा गया। यह प्रशिक्षण 6 महीने का था। जैसे ही डॉक्टर कलाम नासा से लौटे, 21 नवंबर 1963 को भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। ये साउंडिंग रॉकेट नासा में ही बना था। डॉक्टर साराभाई ने राटो परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम को प्रोजेक्ट लीडर नियुक्त किया। डॉक्टर कलाम ने विशेष वित्तीय शक्तियां हासिल की, प्रणाली विकसित की तथा 8 अक्टूबर 1972 को उत्तर प्रदेश में बरेली एयरफोर्स स्टेशन पर इस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। उनके जीवन का अगला बड़ा अवसर तब आया जब डॉक्टर कलाम को भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। परियोजना प्रमुख के रूप में नामांकित करना एक सम्मान भी था और चुनौती भी थी। SLV-3 परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक भरोसेमंद प्रमोचन यान विकसित करना था, जो 40 किलोग्राम के एक उपग्रह को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित कर सके। इसमें एक बड़ा काम था यान के 4 चरणों के लिए एक रॉकेट मोटर सिस्टम का विकास। हाई एनर्जी प्रोपेलेंट के इस्तेमाल में सक्षम रॉकेट मोटर सिस्टम में इस्तेमाल के लिए 8.5 टन प्रोपेलेंट ब्रेन निर्मित किया जाना था। एक अन्य कार्य था नियंत्रण तथा मार्गदर्शन। यह एक बड़ी परियोजना थी जिसमें 250 उपभाग और 40 बड़ी उपप्रणालियां शामिल थीं। सभी गतिविधियों में तालमेल बैठाना और टीम का कुशल नेतृत्व करना डॉक्टर कलाम के लिए एक चुनौती थी। अंततः कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से SLV-3 ने सफल उड़ान भरी। इस परियोजना की सफलता ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रीय पहचान दी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1981 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन दिनों रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो कार्य को गति प्रदान कर सके तथा मिसाइलों के विकास का काम तेजी से आगे बढ़ा सके। राजा रामन्ना ने डॉक्टर कलाम के सामने गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव रखा। इस चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव को डॉक्टर
कलाम ने सहर्ष स्वीकार किया। फरवरी 1982 में डॉक्टर कलाम को DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया। उसी समय अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि से सम्मानित किया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के करीब 20 साल बाद यह मानद उपाधि डॉक्टर कलाम को प्राप्त हुई। डॉक्टर कलाम ने रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर V.S. अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइलों के विकास के लिए एक स्पष्ट और सुपरिभाषित मिसाइल कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से डॉक्टर कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस परियोजना के प्रथम चरण में एक निजी ऊंचाई पर तुरंत मार करने वाली टैक्टिकल कोर व्हीकल मिसाइल और जमीन से जमीन पर रॉकेट मध्यम दूरी तक मार सकने वाली मिसाइल के विकास एवं उत्पादन पर जोर था। दूसरे चरण में जमीन से हवा में मार सकने वाली मिसाइल, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी गाइडेड मिसाइल और डॉक्टर कलाम के सपने री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल रेक्स का प्रस्ताव रखा गया था। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को पृथ्वी और टैक्टिकल कोर व्हीकल मिसाइल को त्रिशूल नाम दिया गया। जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली को आकाश और टैंकरोधी मिसाइल परियोजना को नाग नाम दिया गया। डॉक्टर कलाम ने अपने मन में संजोए रेक्स के बहुप्रतीक्षित सपने को अग्नि नाम दिया। 27 जुलाई 1983 को IGMDP की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई। मिसाइल कार्यक्रम के अंतर्गत पहली मिसाइल का प्रक्षेपण 16 सितंबर 1985 को किया गया। इस दिन श्रीहरिकोटा स्थित परीक्षण रेंज से त्रिशूल को छोड़ा गया। यह एक तेज प्रतिक्रिया प्रणाली है जिसे नीची उड़ान भरने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों तथा विमानभेदी मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। 25 फरवरी 1988 को दिन में 11:23 पर पृथ्वी को छोड़ा गया। यह देश में रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। यह 150 किलोमीटर तक 1000 किलोग्राम पारंपरिक विस्फोटक सामग्री ले जाने की क्षमता वाली जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। 22 मई 1989 को अग्नि का प्रक्षेपण किया गया। ये लंबी दूरी के फ्लाइट व्हीकल के लिए एक तकनीकी प्रदर्शक था। साथ ही आकाश 50 किलोमीटर की अधिकतम अंतर्रोधी रेंज वाली मध्यम की वायु रक्षा प्रणाली है। उसी प्रकार नाग टैंक भेदी मिसाइल है जिसमें दागो और भूल जाओ तथा ऊपर से आक्रमण करने की क्षमताएं हैं। डॉक्टर कलाम की पहल पर भारत द्वारा एक रूसी कंपनी के सहयोग से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया गया। फरवरी 1998 में भारत और रूस के बीच समझौते के अनुसार भारत में ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो धरती, समुद्र तथा हवा कहीं भी दागी जा सकती है। ये पूरी दुनिया में अपने तरह की एक खास मिसाइल है जिसमें अनेक खूबियां हैं। वर्ष 1990 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। डॉक्टर कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर कलाम को अनुसंधान व विकास में सभी प्रयोगशालाओं का मार्गदर्शन करने और फलदायी संभाव्यता वाली परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने का संपूर्ण दायित्व प्राप्त हुआ। उन्हें सन 1997 में भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। भारत ने 11 तथा 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में दूसरी बार कुल 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। इसके पहले 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने पहला प्रायोगिक परमाणु परीक्षण किया था। ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत 1998 में किए गए परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इन परीक्षणों में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की सामूहिक भूमिका था। इसमें डॉक्टर कलाम की बड़ी ही अहम भूमिका थी। डॉक्टर कलाम ने अपनी समस्त ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने के लिए दिसंबर 1999 में DRDO को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि पद की सीमाएं उन्हें रोकती थीं। परंतु सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्हें इंडिया मिलेनियम मिशन नामक परियोजना में अपने विजन 2020 को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया। उन्हें भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद दिया गया। वे 2001 तक इस पद पर रहे। भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किए जाने का सभी ने स्वागत किया।
18 जुलाई 2002 को संपन्न हुए चुनाव में डॉक्टर कलाम 90% मतों के भारी बहुमत से भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अपने अंतिम दिनों तक भी डॉक्टर कलाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में आगंतुक प्रोफेसर बने हुए थे। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में कुलाधिपति तथा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में एरो इंजीनियरिंग के प्राध्यापक के पद पर भी नियुक्त थे। सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे। डॉक्टर कलाम बातचीत में बड़े विनोद प्रिय स्वभाव के हैं। अपनी बात को बड़ी सरलता तथा साफगोई से सामने रखते हैं। प्रायः उनकी बातों में हास्य का पुट होता है, लेकिन बात बहुत सटीक तौर पर करते हैं। डॉक्टर कलाम सभी मुद्दों को मानवीयता की कसौटी पर परखते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय मायने नहीं रखते। वे सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हैं। वह इंसान के जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसे बेहतरी की ओर ले जाना चाहते हैं। उनका मानवतावाद मनुष्यों की समानता के आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है। 25 जुलाई 2002 की शाम को भारत के राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद संभालने के दिन घटित एक बात से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। उस दिन राष्ट्रपति भवन में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जिसमें रामेश्वरम मस्जिद के मौलवी, रामेश्वरम मंदिर के पुजारी, सेंट जोसेफ कॉलेज के फादर रेक्टर तथा अन्य लोगों ने भाग लिया था। उनके बारे में जो पहलू सबसे कम प्रचारित है वह है उनकी उदारता या परोपकार की भावना। पुरस्कार एवं सम्मान। डॉक्टर कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया, जो उनके द्वारा इसरो और डीआरडीओ में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु प्रदान किया गया था। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने डॉक्टर कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। डॉक्टर कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई।